जय हिंद साथियों, प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं गुफरान जिलानी। आज का हमारा टॉपिक है पठन कौशल या वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल। भाषा कौशल का पोर्शन सी टैट और यूपी टैट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है पठन कौशल या वाचन कौशल, जिसको इंग्लिश में रीडिंग स्किल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पठन कौशल क्या होता है। पठन कौशल का वैसे जब हम लैंग्वेज स्किल की बात कर रहे थे तो उस वाले वीडियो में हमने पठन कौशल के बारे में बात किया था। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है। लिखित सामग्री को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया पठन कौशल या वाचन कौशल कहलाता है। यानी कि जब कोई चीज़ लिखी हुई हो और उसको पढ़ने के बाद अगर आप अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है वो वाचन कौशल या पठन कौशल कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो ये है कि पठन कौशल जो होता है या पठन जो होता है ये सौद्देश्य होता है, सार्थक होता है और चिंतन प्रधान होता है। इसके बाद हम देखते हैं पठन कौशल के रूप। पठन कौशल के जो हैं वो दो रूप हैं। पहला जो रूप है वो सस्वर वाचन है और दूसरा जो रूप है वो है मौन वाचन। सबसे पहले हम सस्वर वाचन को देखते हैं। सस्वर वाचन जो है स्वर के साथ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को सस्वर वाचन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही है सस्वर, स्वर के साथ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया जो होती है वो सस्वर वाचन कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं सस्वर वाचन के प्रकार को। सस्वर वाचन का दो प्रकार होता है। पहला जो प्रकार होता है वो व्यक्तिगत वाचन कहलाता है या इंडिविजुअल रीडिंग भी उसको कहते हैं, और दूसरा जो है सामूहिक वाचन, इसको कलेक्टिव रीडिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले हम व्यक्तिगत वाचन को देखते हैं। व्यक्तिगत वाचन जो होता है वो एक व्यक्ति द्वारा सस्वर वाचन किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा, जब एक व्यक्ति सस्वर वाचन कर रहा होता है, चाहे वो शिक्षक हो या विद्यार्थी हो या कोई भी हो, तो वो जो होता है वो व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इसमें अहम पॉइंट वो ये है कि अगर सस्वर वाचन, व्यक्तिगत वाचन में अगर सस्वर वाचन अध्यापक कर रहा होता है तब उसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वाचन। और जब व्यक्तिगत वाचन में विद्यार्थी अगर सस्वर वाचन कर रहा हो तो उसको कहा जाता है अनुकरण वाचन। इन दो चीज़ों को देखना है कि आदर्श वाचन क्या होता है और अनुकरण वाचन क्या होता है। आदर्श वाचन जो होता है वो शिक्षक द्वारा, व्यक्तिगत वाचन जो होता है वो आदर्श वाचन होता है, और विद्यार्थी द्वारा व्यक्तिगत वाचन जो होता है वो अनुकरण वाचन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिगत वाचन के दूसरे प्रकार को। दूसरा जो प्रकार है सामूहिक वाचन। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब दो या दो से अधिक विद्यार्थी द्वारा आवाज़ के साथ किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक विद्यार्थी जो है आवाज़ के साथ वाचन करता है तब उसको जो है हम सामूहिक वाचन कहते हैं। इस सामूहिक वाचन को समवेत वाचन भी कहा जाता है। अब हम पठन या वाचन का जो दूसरा प्रकार है मौन वाचन, उसको देखते हैं। मौन वाचन जो है लिखित सामग्री को बिना आवाज़ के मन ही मन शांतिपूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको मौन वाचन कहते हैं। यानी कि कोई लिखी हुई चीज़ को बिना आवाज़ के शांतिपूर्वक पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो जो होती है वो मौन वाचन कहलाती है। मौन वाचन में एक पॉइंट और अहम है, वो ये है कि मौन वाचन में बिना होंठ हिलाए बच्चा मन ही मन पढ़ता है। मौन वाचन में लिपसिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखने का है। उसके बाद मौन वाचन की कुछ उपयोगिता है, उसको हम देख लेते हैं। पहली जो उपयोगिता है मौन वाचन की वो ये है स्वाध्याय की आदत विकसित करना। मौन वाचन जो होता है वो बच्चों के अंदर स्वाध्याय की आदत को विकसित करती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसका वो है पढ़ने की गति को तेज करना। अगला पॉइंट है ध्यान केंद्रित करने में सहायक होना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम मौन वाचन कर रहे होते हैं तो मौन वाचन में ध्यान को केंद्रित करना आवश्यक हो जाता है। इस तरीके से बच्चों के अंदर ध्यान को केंद्रित करने में मौन पठन काफ़ी सहायक होता है। पठन या वाचन की कुछ सामान्य त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों का हम एक बार देख लेते हैं। पठन या वाचन की जो सामान्य त्रुटि होती है, वो जो पहली त्रुटि होती है वो होती है अशुद्ध उच्चारण। जनरली क्या होता है कि पढ़ने में बच्चे अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उस अशुद्ध उच्चारण की वजह से अर्थ जो है अनर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से श्रोता को भी अर्थ ग्रहण करने में दिक्कत होती है। उसके बाद जो अगला जो सामान्य त्रुटि होती है वो ये होती है अनुचित गति। वाचन में या पठन में अगर गति जो है मुनासिब नहीं होगी तो उसका अर्थ ग्रहण नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा धीमी गति या बहुत ज़्यादा तेज़ गति दोनों जो है वाचन के लिए या पठन के लिए निगेटिव माना जाता है। दोनों गति में अर्थ का ग्रहण जो है वो श्रोता नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अटक अटक कर पढ़ना। बहुत सारे बच्चों में अटक अटक कर पढ़ने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो जो बच्चा अटक कर पढ़ रहा होता है खुद भी वो अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा होता है, और जो सामने श्रोता होता है वो भी जो है उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अनुचित मुद्रा। ये जो पठन होता है, पठन की कुछ मुनासिब मुद्राएं होती हैं, जैसे झुककर नहीं पढ़ना होता है या किताब को बहुत ज़्यादा नज़दीक लाकर नहीं पढ़ना होता है। तो ये सब जो मुनासिब मुद्रा है उसकी, उस मुद्रा में हमको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में वाचन की मुनासिब शैली विकसित नहीं हो पाती है। पठन में जो मुनासिब शैली है उस शैली के हिसाब से पठन करना चाहिए। उसके बाद है बिना अर्थ ग्रहण के पढ़ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना अर्थ ग्रहण के सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, और पढ़ने के बाद जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो बिना अर्थ ग्रहण के पढ़े चले जाते हैं। इसके बाद पठन शिक्षण या वाचन शिक्षण का जो अंतिम बिंदु है वो है पठन शिक्षण की विधियाँ। पठन शिक्षण की जनरली 9 से 10 विधियाँ हैं। वो जो विधियाँ हैं वो है वर्ण उच्चारण विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि, कविता विधि, अनुकरण विधि और संयुक्त विधि। इन सब विधियों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।